आज का बेटे हमारा क्या टॉपिक रहने वाला है? तो आज हम लोग पढ़ेंगे चैप्टर वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। ये चैप्टर ऑल्दो आपके लिए नया नहीं है, आप तो इसे पहले स्कूल में भी पढ़ चुके हैं, क्लास 12th में आप लोगों ने पढ़ा था। तो सबसे पहले तो बच्चे के माइंड में ये क्वेश्चन आता है कि सर ये वैल्यूएशन ऑफ गुडविल क्या वही है जो हमने पढ़ा था? तो हम सबसे पहले बच्चे से कहेंगे हाँ, ये वही वैल्यूएशन ऑफ गुडविल है जो आपने पहले भी पढ़ा था। लेकिन अब आप बड़े हो चुके हैं, तब आप छोटे छोटे बच्चे थे, अब आप बड़े हो चुके हैं, तो क्वेश्चन भी थोड़े से ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड आएंगे। बट बाय लार्ज ये चैप्टर बिल्कुल वही है जो आप पहले भी पढ़ चुके थे। अब पहले पार्टनरशिप के रिस्पेक्ट में पढ़ा था, अब हम कंपनी के रिस्पेक्ट में पढ़ेंगे। ठीक है सर। तो सबसे पहले तो बहुत खुशी खुशी से हम लोग चैप्टर का नाम लिखेंगे। हमारे चैप्टर का नाम है वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। अब कुछ कुछ बातें मेरे साथ साथ आपको ध्यान करनी है क्योंकि ये चैप्टर आपने पहले भी पढ़ा हुआ है। तो मैं आपको पहली बात तो ये क्लियर कर देना चाहता हूं कि इस चैप्टर में कुछ डेबिट क्रेडिट नहीं होता है। मतलब यहां पर हमें कोई डेबिट क्रेडिट का काम नहीं करना होता, कोई फॉर्मेट का काम नहीं करना होता, हमें एक वर्किंग करनी होती है। वर्किंग का नाम क्या है? वर्किंग का नाम है वैल्यूएशन, मतलब वैल्यू निकालनी है। और वैल्यू भी किसकी निकालनी है? तो हमें वैल्यू निकालनी है गुडविल की। ठीक है जी, ठीक है सर। हालांकि बेटे हम सब लोग जानते हैं कि गुडविल क्या होती है, तो इसीलिए ज्यादा टाइम इस बात के ऊपर लगाने का मतलब नहीं है कि गुडविल क्या होती है, आप सभी लोग जानते हैं। अगर मैं आपसे डिस्क्राइब करने को कहूंगा तो भले आप डिस्क्राइब नहीं कर पाओगे, लेकिन आप ये जरूर बता दोगे कि हाँ सर मुझे पता है गुडविल किसे बोलते हैं। तो मैं आपको स्पेसिफिकली बिना टाइम वेस्ट किए हुए सीधी सीधी बात बता देता हूं कि गुडविल इज द एबिलिटी ऑफ द फर्म, फर्म से हमारा मतलब होता है बिजनेस, टू अर्न एक्स्ट्रा प्रॉफिट्स। एक्स्ट्रा प्रॉफिट्स को आप सभी लोग जानते हो, हम लोग सुपर प्रॉफिट्स का नाम भी देते हैं। सिंपल भाषा में समझें तो गुडविल बिजनेस की वो एबिलिटी है जिसकी वजह से बिजनेस एक्स्ट्रा प्रॉफिट्स को अर्न करता है। एक्स्ट्रा प्रॉफिट्स का मतलब एक नॉर्मल बिजनेस के कंपैरिजन में वो एक्स्ट्रा प्रॉफिट्स अर्न करता है। हम ये भी कह सकते हैं कि गुडविल की वैल्यू क्या है? तो गुडविल इज द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ excess profits than normal profits। अब सवाल ये उठता है कि सर आपने हमें ये टर्म लिखवा दी कि गुडविल इज द प्रेजेंट वैल्यू। प्रेजेंट वैल्यू का मतलब होता है आज की वैल्यू। ये बात तो हम सभी जानते हैं कि गुडविल का मतलब ये है कि मुझे फ्यूचर के प्रॉफिट्स मिलेंगे, लेकिन उस फ्यूचर के प्रॉफिट्स के पैसे बायर को आज देने पड़ेंगे, इसलिए ये टर्म आती है प्रेजेंट वैल्यू। वैसे भी ये प्रेजेंट वैल्यू टर्म जो होती है ये फाइनेंस में ज्यादा यूज होती है, और अगर आपने मैथमेटिक्स पढ़ा होगा तो मैथमेटिक्स में भी आपने प्रेजेंट वैल्यू के कंसेप्ट्स पढ़े हुए होंगे। ठीक है सर, हम धीरे धीरे सारी बातें आपको बताते रहेंगे। तो पहले हम आप ही से पूछते हैं कि आप ही मुझे बताइए कि गुडविल के कौन कौन से मेथड्स होते थे वैल्यूएशन करने के। और मैं बात कर रहा हूं अकाउंटिंग की। अकाउंटिंग में कौन कौन से मेथड होते हैं, और मैं बात कर रहा हूं उन्हीं मेथड्स की जो आपने पहले क्लास 12th में भी पढ़े थे। जल्दी से मुझे बताएंगे मेथड्स ऑफ वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। सर मैंने कहा बोलो बोलो। सर कुछ थ्योरी की बातें नहीं बताओगे? थ्योरी की बातें आप पढ़ सकते हैं, आप पूरे सक्षम हैं। गुडविल क्या है, गुडविल के फैक्टर्स क्या हैं, ये सारी बातें आप अपने आप पढ़ सकते हैं। हालांकि बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं, लेकिन फिर भी हम पहले प्रैक्टिकल की बात सीधे सीधी करने जा रहे हैं। और इतनी सारी बातों में मुझे उलझाओ मत,
सीधा सीधा बताओ, सबसे पहला मेथड बताओ, वैल्यूएशन ऑफ गुडविल का पहला मेथड। यस, सबसे पहला मेथड होता है एवरेज प्रॉफिट्स मेथड। और एवरेज प्रॉफिट मेथड में हमारे पास दो वेरिएंट्स हैं गुडविल की वैल्यू निकालने के। पहले मेथड का नाम होता है सिंपल एवरेज मेथड, और सिंपल एवरेज मेथड का फॉर्मूला बताने के लिए बच्चों में झगड़ा हो रहा है। बच्चे कह रहे सर हम बताएंगे, मैंने कहा अच्छा जी तुम बता दो। तो सर इसको हम बोलते हैं एवरेज प्रॉफिट्स, और इन एवरेज प्रॉफिट्स को हम लोग ना फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट्स बोलते हैं। तो एवरेज प्रॉफिट्स इनटू में नंबर ऑफ ईयर्स परचेज। और जानते हो ये जो एवरेज प्रॉफिट है, जिसे मैं एफएमपी भी कह सकता हूं, ये मैंने निकाली है बेस्ड ऑन सिंपल एवरेज, इसीलिए इसका नाम है सिंपल एवरेज प्रॉफिट्स मेथड। सिंपल एवरेज प्रॉफिट्स मेथड, ये लीजिए। ठीक है सर, दूसरे मेथड का नाम हम बताएंगे। मैंने कहा चलिए आप बताइए। तो सर दूसरा होता है वेटेड एवरेज प्रॉफिट्स मेथड। वेटेड एवरेज प्रॉफिट्स मेथड, यानी कभी कभी कुछ मैथ्स के लोग कहते हैं कि सिंपल एवरेज से ज्यादा अच्छा है किसी सिचुएशन में हम लोग वेटेड एवरेज निकाल लें। तो इसमें क्या हो जाता है, इसमें वेटेड एवरेज को यूज कर लेते हैं इंस्टेड ऑफ सिंपल एवरेज। तो वेटेड एवरेज प्रॉफिट्स मल्टीप्लाइड बाय नंबर ऑफ ईयर्स परचेज। इसका एक और वेरिएंट होता है ट्रेंड लाइन इक्वेशन, लेकिन वो हमारे कॉलेज तक चलता नहीं है, इसीलिए हम उसकी बात करेंगे नहीं। हम इन्हीं दो वेरिएंट की बात करेंगे। तो एक सिंपल प्रॉफिट मेथड हो गया, एक वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड हो गया। इनके बारे में डिटेल में चर्चा भी करेंगे। पहले हम पूरा का पूरा बात तो समझ लेना हमारे पास कौन कौन से मेथड होते हैं। ठीक है सर, उसके बाद हमारे पास होता है सुपर प्रॉफिट्स मेथड। और सुपर प्रॉफिट मेथड में क्या हो जाता था, बच्चे कह रहे हैं सर हमें याद है यहां पर हो जाता था एवरेज प्रॉफिट की जगह सुपर प्रॉफिट्स इनटू में नंबर ऑफ ईयर्स परचेज। याद आ रही है ना बातें? यस सर हमें याद आ रही है। तीसरा मेथड होता था कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट्स। कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट मेथड के अंदर हमारी वैल्यू ऑफ गुडविल क्या होती थी, सभी बच्चों को याद है कि सर सुपर प्रॉफिट्स इनटू 100 अपॉन नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। याद है जी? सर ये बातें तो हमें याद है, अब हम ये सोच रहे हैं क्या यहां पर ये सब बातें सेम होंगी। मैंने कहा ये सब कुछ सेम होंगी। एक और मेथड होता था हमारे पास जिसे हम बोलते थे कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट्स। कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट्स। और यहां पर हमारा मेथड होता था, वैल्यू होती थी वैल्यू ऑफ बिजनेस माइनस नेट एसेट्स, या नेट एसेट्स को हम लोग बुलाते थे कैपिटल एम्प्लॉयड। और वैल्यू ऑफ बिजनेस होता था वही आपके एवरेज प्रॉफिट्स, या जिसे आप बुलाते थे एफएमपी, मल्टीप्लाइड बाय 100 अपॉन में नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। ऐसे निकालते थे वैल्यू ऑफ बिजनेस। एवरेज प्रॉफिट्स या फिर एफएमपी। ठीक है सर,
ये सारी बातें हमें याद में आ गई। और इसके सिवाय एक और मेथड होता था जिसकी चर्चा क्लास 12th में नहीं होती थी, लेकिन यहां पर होती है। इसे हम बुलाते हैं एनयूटी मेथड। और एनयूटी मेथड का हमारे पास जो फॉर्मूला होता है वो होता है सुपर प्रॉफिट्स इनटू में प्रेजेंट वैल्यू एन्युटी फैक्टर। इसका नाम होता है प्रेजेंट वैल्यू एन्युटी फैक्टर। ठीक है जी, ये 5 मेथड हमारे पास इसकी चर्चा होगी और हम ये सारी चर्चा एक एक करके अपने पास करेंगे। तो सबसे पहला मेथड मेरे साथ साथ सभी बच्चे लिखेंगे। हम अपनी स्टार्टिंग करते हैं सबसे पहले मेथड से, और इस मेथड का नाम है एवरेज प्रॉफिट्स मेथड। ठीक है, एक एक करके आपको सारी बातें याद आ जानी चाहिए। जो याद आएंगी ठीक है, नहीं आएंगी तो मैंने सारी बातें आपको बतानी है। इसके मैंने आपको बताया था कि हमारे पास 2 वेरिएंट होते हैं। एक वेरिएंट बेस्ड है ऑन सिंपल एवरेज, और इसी का दूसरा वेरिएंट बेस्ड है ऑन वेटेड एवरेज। ठीक है, सबसे पहले गुडविल जो है, गुडविल क्या है? तो गुडविल एक प्रॉफिट से रिलेटेड फैक्टर है। तो गुडविल की वैल्यूएशन भी किसके बेस पर की जाती है? प्रॉफिट्स के बेस पर की जाती है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग लिखते हैं सिंपल एवरेज प्रॉफिट्स मेथड। अगर मैं एवरेज प्रॉफिट मेथड कहूंगा तो इसका नाम होगा सिंपल एवरेज प्रॉफिट मेथड। इसका मतलब सिंपल को स्पेसिफिकली लिखने या बताने की आवश्यकता नहीं है। अच्छा जी, सबसे पहले सर इसमें गुडविल का फॉर्मूला क्या है? तो इसमें गुडविल का फॉर्मूला होता है एवरेज प्रॉफिट्स मल्टीप्लाइड बाय नंबर ऑफ ईयर्स परचेज। ठीक, अब सर ये एवरेज प्रॉफिट क्या है? तो बेटे मैंने आपसे कहा ये एवरेज प्रॉफिट से हमारा मतलब होता है फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट्स। इसका मतलब होता है फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट्स। तो ये हम लोग डायग्राम की हेल्प से कुछ आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं। हमने कहा सपोज कीजिए ये है आज, नाउ। हमने कहा कि आज आप एक नया बिजनेस शुरू करो, क्या फायदा है? आप ऑलरेडी एग्जिस्टिंग बिजनेस को परचेज कर लो। इंस्टेड ऑफ स्टार्टिंग अ न्यू बिजनेस, आप एग्जिस्टिंग बिजनेस को परचेज कर लो। तो कोई भी व्यक्ति कहेगा कि भाई मुझे एग्जिस्टिंग बिजनेस परचेज करने के लिए क्यों कह रहे हो, क्या वजह है? तो हमने उन्हें कहा देखो, अगर आप एग्जिस्टिंग बिजनेस परचेज करोगे तो इससे आपको बहुत फायदा होगा। क्योंकि अगर आप बिजनेस 0 लेवल से स्टार्ट करोगे तो आपको बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। लेकिन अगर आप कोई एग्जिस्टिंग बिजनेस परचेज कर लो तो उसके जो प्रॉफिट्स हो रहे होंगे वही प्रॉफिट्स आपको फ्यूचर में भी होंगे, गारंटीड। तो जो प्रॉफिट आपको फ्यूचर में होंगे, क्योंकि आपने एक एग्जिस्टिंग बिजनेस को परचेज किया है, तो इन प्रॉफिट्स के लिए आप सेलर को कंपनसेट कर दो। यानी कि हमारा एवरेज प्रॉफिट मेथड कहता है कि नया बिजनेस शुरू मत कीजिए, एक ऑलरेडी एग्जिस्टिंग बिजनेस को आप परचेज कर लीजिए। अब कोई भी व्यक्ति अपना एग्जिस्टिंग बिजनेस क्यों बेचेगा? तो हम उसे एक्स्ट्रा पेमेंट दे रहे हैं। हम कह रहे हैं कि देखो, तुमने हमें एक प्रॉफिटेबल वेंचर लगा के दिया है, मैं तुम्हारा बिजनेस परचेज करूंगा तो फ्यूचर के वो प्रॉफिट जो तुम्हें मिलने चाहिए थे वो मुझे मिलेंगे। तो मैं तुम्हें इस एडवांटेज के लिए मनी दे देता हूं।
तो सेलर अगर मान जाता है तो हमारी डील हो जाती है। तो ये मेथड बड़े सिंपल से लॉजिक के ऊपर बेस्ड है कि अगर आप एग्जिस्टिंग बिजनेस परचेज करते हैं तो जो भी प्रॉफिट फ्यूचर में होंगे, फ्यूचर के कुछ इनिशियल ईयर्स के प्रॉफिट्स होंगे, वो उस व्यक्ति के बेनिफिट से होंगे जिसने आपको बिजनेस सेल किया है, तो आप इन प्रॉफिट का मनी उस व्यक्ति को देंगे। इसीलिए इसको हम बोलते हैं सिंपल एवरेज प्रॉफिट मेथड। अब सर, किसी भी व्यक्ति के, बहुत सिंपल सा इसमें लॉजिक लगाया गया है कि ये जो फ्यूचर के प्रॉफिट होंगे, ये उस व्यक्ति के एफर्ट्स की वजह से होंगे जिससे आपने बिजनेस परचेज किया है, तो वो आपसे इसके पैसे मांग रहा है। तो सबसे पहला सवाल तो यही उठता है ना कि सर फ्यूचर के प्रॉफिट कैसे बताए जा सकते हैं। तो हमने कहा देखो ऐसा है, जो पास्ट के प्रॉफिट्स हुए थे उन्हीं को बेस बना करके हम अपने फ्यूचर के प्रॉफिट्स की बात करेंगे। इसीलिए इसका नाम लिखा हुआ है फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट्स। तो ये जो फ्यूचर के प्रॉफिट्स होंगे इन्हीं को बोलते हैं फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट्स। और इन फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट्स की भी हम एवरेज निकालेंगे और हम लोग पहले ही डिसाइड कर लेंगे कि आखिरकार कितने साल तक आप ये कहते हो कि ये मेरी एफर्ट्स की वजह से है। तो उतने ईयर्स को हम लोग बोलते हैं नंबर ऑफ ईयर्स परचेज। तो इसका मतलब इसमें आपको सिर्फ दो चीजें चाहिए, एक तो चाहिए एवरेज मेंटेनेबल प्रॉफिट्स और दूसरा चाहिए नंबर ऑफ ईयर परचेज। नंबर ऑफ ईयर परचेज तो बेटे हमेशा आपस में बैठ के डिसाइड किया जाता है, यानी इसके पीछे कोई कैलकुलेशन नहीं होती। तो यह बात आपको क्वेश्चन बताएगा कि नंबर ऑफ ईयर परचेज कितना है। इसका मतलब पुराने वाला व्यक्ति कह रहा है कि मैं बाहर निकल गया, लेकिन मेरे एफर्ट्स के वजह से अगले 3 सालों तक या अगले 4 सालों तक आपको प्रॉफिट होते रहेंगे, उसके बाद आपके अपने एफर्ट्स होंगे। तो ये नंबर ऑफ ईयर परचेज ऑलरेडी डिसाइड हो जाएगा और क्वेश्चन में बता दिया जाएगा। तो इस पार्ट की हमें कोई टेंशन ही नहीं है। हमें ढूंढना क्या है, हमें ढूंढने हैं सिर्फ एवरेज प्रॉफिट्स या फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट्स। ठीक है। तो बेटे हमने समझा कि इसके लिए दो ही चीजें चाहिए और नंबर ऑफ ईयर परचेज हमेशा बायर और सेलर आपस में डिसाइड कर लेते हैं, तो ये हमें क्वेश्चन में गिवन होता है। तो एक ही टेक्निकल मुद्दे के ऊपर मैंने आपके साथ बात करनी है, व्हाट इज फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट्स। ठीक है। अब हम दोबारा से डायग्राम बना करके इस बात को समझने की कोशिश करेंगे। अब बेटे ऑलरेडी एक पर्सन बिजनेस को चला रहा था, उसे प्रॉफिट हुआ, पहला साल प्रॉफिट हुआ, दूसरा साल। अब अचानक एक पर्सन उसके पास आया, उसने कहा कि आप मुझे अपना बिजनेस बेच दो। वो कहता है बिजनेस बेच दूं मतलब क्या तुम्हें मेरे एसेट चाहिए, क्या तुम्हें मेरी लायबिलिटी चाहिए। तो जानते हो खरीदने वाला व्यक्ति कहता है कि देखो आपके एसेट और आपकी लायबिलिटी मुझे नहीं चाहिए, वो तो बाजार से भी मिल जाएंगे, मुझे आपके प्रॉफिट चाहिए। वो कहता है कि देखो भाई मैं जो प्रॉफिट कमा चुका हूं वो प्रॉफिट मैं खर्च कर चुका हूं, मेरे पास वो प्रॉफिट नहीं है। बायर कह रहा है चिंता मत करो, मैं जब तुम्हारा बिजनेस खरीदूंगा, तुम्हारा नाम खरीदूंगा, तो तुम्हारी नाम की वजह से तुम्हारे जो फ्यूचर के प्रॉफिट्स होंगे ना वो मुझे मिलेंगे। इसका मतलब जो बायर है वो कहता है कि अगर आज मैं आपका बिजनेस खरीदूंगा तो फ्यूचर में जो आपको प्रॉफिट होने थे वो मुझे मिलेंगे। तो ये कह रहा है तो ये तो मुझे नुकसान हो जाएगा। तो बायर कहता है कोई बात नहीं, ये जो आपके प्रॉफिट्स होने थे मैं आपको इसकी कंपेंसेशन दे देता हूं, तो मैं आपको इसका मनी दे देता हूं। तो इसका मतलब क्या है कि इस मेथड में हम ये प्रिडिक्ट करने की कोशिश करेंगे कि आने वाले समय में हमारे कितने प्रॉफिट्स होंगे। ठीक है। अब इसकी प्रिडिक्शन किसके ऊपर बेस्ड होगी, तो इसकी प्रिडिक्शन पास्ट प्रॉफिट्स के ऊपर बेस्ड होगी। तो पास्ट के वो प्रॉफिट्स जो फ्यूचर में भी मिलते रहेंगे उसी का नाम है फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट्स। ठीक है। तो
फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट्स आर पास्ट प्रॉफिट्स which are adjusted for future। अब किसी के फ्यूचर को प्रिडिक्ट करना है तो पहले हम उसके पास से चलेंगे और फिर उसके बाद उसे फ्यूचर के लिए एडजस्ट कर देंगे। अब सर फ्यूचर के लिए एडजस्ट करना कहते किसे हैं? तो आइए हम क्वेश्चन से पूछेंगे कि पहले तो आप मुझे यह बताइए, आप मुझे कितने पास्ट ईयर्स के प्रॉफिट बताओगे। मान के चलते हैं कि क्वेश्चन आपको पिछले 3 सालों के प्रॉफिट बताता है, तो क्वेश्चन आपको जो प्रॉफिट्स बताएगा वो पिछले 3 सालों के मैंने माने हैं। हो सकता है 2 साल के बताए, हो सकता है 3 सालों के बताए, हो सकता है 4 सालों के बताए। ठीक है जी। ये जो प्रॉफिट्स होते हैं ये हमेशा हमेशा प्रॉफिट आफ्टर टैक्स होते हैं। तो हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले इसमें ऐड बैक कर लेते हैं टैक्स। जो टैक्स हमने पहले पे किया था हम उसे ऐड कर लेते हैं। जब हम इसे ऐड कर लेते हैं तो ये हमारे बन जाते हैं प्रॉफिट बिफोर टैक्स। और जानते हो कितने कमाल की बात है, हमारे पास जितने भी क्वेश्चन आएंगे ना कि आपको गुडविल की वैल्यू निकालनी है, वो उसमें कभी भी आपको टैक्स का रेट बताएगा ही नहीं। और टैक्स का रेट बताएगा नहीं तो इसलिए हम ये काम किया भी नहीं करेंगे, क्योंकि हमें टैक्स का रेट दिया नहीं होगा। लेकिन मेरी ड्यूटी है ना कि मैं आपको समझाऊं, कहीं एग्जामिनेशन में उसने बता दिया कि टैक्स का रेट है तो फिर आप कहीं कंफ्यूज ना हो जाओ। तो इसीलिए हम एक बात समझ लेंगे कि जो प्रॉफिट दिए जाएंगे उसमें पहले टैक्स जोड़ेंगे तो मेरा प्रॉफिट बिफोर टैक्स आ जाएगा। अब हम इसके अंदर कुछ एडजस्टमेंट करेंगे। क्या एडजस्टमेंट करेंगे? एडजस्टमेंट नंबर 1, इसमें से आप हटा दोगे इनकम फ्रॉम इन्वेस्टमेंट्स। इनकम फ्रॉम इन्वेस्टमेंट्स का मतलब क्या होता है? इसका मतलब ये कि एक आदमी मान लीजिए 10 लाख रुपए हर साल कमाता है, लेकिन उस 10 लाख रुपए में से 2 लाख रुपए की इनकम उसे क्यों होती है? क्योंकि उसने एक कभी इतिहास में बहुत अच्छी कंपनी के शेयर खरीद लिए थे। समझे? मान लो मैं आपको एग्जांपल देता हूं कि एक मान लीजिए मिठाई की दुकान है, स्वीट शॉप है। अब वो मिठाई वाला 10 लाख रुपए कमाता है और वो कह रहा है कि 10 लाख रुपए में से 2 लाख रुपए की कमाई मेरी क्यों होती है? क्योंकि मैंने पास्ट में किसी बहुत बढ़िया कंपनी के शेयर परचेज किए थे। इसका मतलब अगर मैं उसकी मिठाई की दुकान खरीद लूं तो मुझे तो मिठाई के बिजनेस मिलेंगे ना, अदर इनकम थोड़ी ना मिलेगी। इसका मतलब अगर कोई व्यक्ति इनकम फ्रॉम इन्वेस्टमेंट कमा रहा था तो उस इन्वेस्टमेंट को हम फ्यूचर में उसका प्राइस नहीं देते, क्योंकि वो उसकी गुडविल की वजह से नहीं होता। इसके पीछे एजम्पशन ये होती है कि उसकी इन्वेस्टमेंट्स नॉन ट्रेड थी। नॉन ट्रेड मतलब व्यापार की वजह से नहीं थी, वो ऐसे ही उसने कर रखी थी। इसका मतलब यह कि अगर मैं मैकडॉनल्ड का बिजनेस खरीदना चाहता हूं तो भाई मैं मैकडॉनल्ड के उसी प्रॉफिट के पैसे दूंगा जो मैकडी अपना बर्गर या वो मैकपफ या कोल्ड ड्रिंक या वो फ्रेंच फ्राइज बेच करके कमाता है। अगर वो कोई और इनकम कमा के बता रहा है कि मैंने प्रॉफिट कमाए हैं तो वो बिजनेस की इनकम नहीं है, इसलिए उसका गुडविल से कोई रिलेशन भी नहीं है। हाँ चलिए जी, एक तो इनकम फ्रॉम इन्वेस्टमेंट हम इसमें से बाहर कर देंगे। दूसरा, अगर कोई एबनॉर्मल नेचर की आइटम हुई तो उसे भी बाहर कर देना। एबनॉर्मल नेचर की आइटम को बाहर कर देने का मतलब है कि अगर कोई एबनॉर्मल गेन आपको हुए थे तो वो माइनस कर देना, और अगर आपको कोई एबनॉर्मल लॉस हुए थे तो उन्हें ऐड कर लेना। क्योंकि भविष्य में एबनॉर्मल वो होता है जो कभी कभी होता है, इसका मतलब वो भविष्य में नहीं होगा। अगर आपके प्रॉफिट में इंश्योरेंस क्लेम मिला था तो उसे बाहर कर दो, इसीलिए माइनस कर दिया। अगर आपके यहां पर आग लगने से नुकसान हुआ था तो उसको बोलते हैं एबनॉर्मल लॉस, जो कि भविष्य में नहीं होगा,
तो मेरे प्रॉफिट के अंदर अगर कोई ऐसी आइटम हो जो भविष्य में नहीं होगी तो उसे एडजस्ट करना पड़ेगा। सर एडजस्ट करने का मतलब क्या है? एडजस्ट करने का मतलब यह है कि आपको यह सोचना है कि अगर यह ना हुआ होता तो मेरे प्रॉफिट क्या रहते, बढ़ जाते या कम हो जाते। तीसरा, हो सकता है कि आपके प्रॉफिट में कोई एरर हो। एरर का मतलब होता है कि हो सकता है आपने कोई अकाउंटिंग की मिस्टेक कर रखी हो। तो अकाउंटिंग की अगर आपने कोई मिस्टेक की हुई है तो हम अकाउंटिंग की मिस्टेक को भी यहां पर करेक्ट करेंगे। अच्छा, अगर आप गुडविल निकाल रहे हो तो एक बात याद रखना कि अगर आपने गुडविल को राइट ऑफ किया था तो वो वापस ऐड बैक करनी होगी। हालांकि आपके लेवल पर ये क्वेश्चन में ये वाली एडजस्टमेंट भी नहीं की जाती। बताओ कितना सिंपल है। वो कह रहे यूनिवर्सिटी के बच्चों को ज्यादा तंग नहीं करना, ऐसे ही नंबर दे देने हैं। तो यानी कि वो आपसे आधे से ज्यादा एडजस्टमेंट तो आपसे पूछा भी नहीं करेंगे, ठीक है ना, लेकिन ये एडजस्टमेंट भी करनी होती है। एबनॉर्मल गेन या एबनॉर्मल लॉस में आपका वो भी आ जाएगा प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट्स या प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स, और लॉस में आ जाएगा लॉस ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट या लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स, ये भी आ जाएगा। ठीक है, इसके साथ साथ अगर कोई फ्यूचर में इनकम होनी है जो कि पास प्रॉफिट्स में नहीं हो रही थी, वो भी कंसीडर कर लेना। और अगर फ्यूचर में कोई एक्सपेंसेस होने हैं जो पास्ट में नहीं होते थे तो उन्हें भी एडजस्ट कर लेना। ठीक है, ये सारी की सारी बातें आप करोगे और ये सारी की सारी बातें आपको जब आप क्वेश्चन पढ़ेंगे तो आपको ज्यादा बढ़िया से समझ में आ जाएंगी। ठीक है सर, तो ये क्या हो जाएंगे, फिर ये आपके प्रॉफिट्स बिफोर टैक्स होंगे। अब ये प्रॉफिट बिफोर टैक्स होंगे तो इसमें से टैक्स रेट को माइनस कर देना। अब आपने टैक्स रेट को माइनस कर दिया तो फिर आपके पास जो प्रॉफिट्स आएंगे ना, इन्हीं प्रॉफिट्स को मैं नाम देता हूं फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट्स। ठीक है, जब ये फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट्स आपके पास आ जाएंगे तो फिर आपका अगला काम होगा इसकी एवरेज ढूंढना। और मैंने आपसे कहा कि इसकी एवरेज का एक तरीका तो है सिंपल एवरेज मेथड। सिंपल एवरेज मेथड कहता है कि जो भी आपके फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट्स बनेंगे उन सभी प्रॉफिट्स को, जितने भी सालों के ये प्रॉफिट्स होंगे उन सभी को सिंपली ऐड कर लेना। और ये कितने ईयर्स हैं, 3 ईयर्स हैं, तो जितने ईयर्स हो उसे उतने ईयर्स के साथ डिवाइड कर देना तो आपको मिल जाएगी क्या, सिंपल एवरेज। तो सिंपल एवरेज निकालना बहुत ही आसान होता है। अब मैं आपको बता देता हूं वेटेड एवरेज कब निकालेंगे, कैसे निकालेंगे उसकी बात अभी नहीं करूंगा। अगर ये प्रॉफिट आपने निकाले और आपने देखा कि ये प्रॉफिट लगातार इंक्रीज होते जा रहे हैं, या आपने ये पाया कि ये प्रॉफिट लगातार कम होते जा रहे हैं, तो इसे बोलते हैं ट्रेंड। वेन एवर प्रॉफिट्स हैज ट्रेंड, वेन एवर प्रॉफिट्स हैज ट्रेंड, ट्रेंड का मतलब होता है या तो प्रॉफिट लगातार साल दर साल बढ़ रहे हो या फिर वो लगातार साल दर साल लगातार गिर रहे हो, डिक्लाइनिंग हो, देन वी अप्लाई वेटेड एवरेज मेथड। कैसे लगाएंगे वो मुद्दे की बात अभी नहीं है, अभी मुद्दे की बात यह है कि कब लगाएंगे। अगर ये प्रॉफिट बढ़ा फिर कम हो गया तो हम कहेंगे ट्रेंड नहीं है, सिंपल एवरेज लगा दो। अगर ये प्रॉफिट बढ़ा फिर बढ़ा, उसके अगले साल दिया हो फिर बढ़ा, तो हम कहेंगे क्योंकि ये प्रॉफिट लगातार राइजिंग ट्रेंड बता रहे हैं इसीलिए हम लोग यहां पर वेटेड एवरेज लगाया करेंगे। ठीक है जी, खैर ज्यादा बातें नहीं बोलेंगे क्योंकि अभी तक आपको तो यह भी नहीं पता कि सर फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट हमसे निकलेगा कि नहीं निकलेगा।
अब लिस्ट तो आपको ऐसे नहीं बताई जा सकती, लिस्ट सिर्फ आप क्वेश्चन देखेंगे तो खुद ही समझ जाएंगे कि अगर मेरे पास प्रॉफिट्स में कोई गलती है तो उसको ठीक कर लो, क्योंकि कोई भी व्यक्ति गलत प्रॉफिट के पैसे थोड़ी ना देता है। ठीक है, अगर आपके प्रॉफिट में इनकम फ्रॉम इन्वेस्टमेंट है तो उसे बाहर कर दो, क्योंकि कोई भी व्यक्ति आपके बिजनेस की गुडविल के पैसे दे रहा है, आपकी किसी भी इनकम के पैसे नहीं दे रहा। और अगर कोई फ्यूचर की आपको इंफॉर्मेशन दी जाती है क्वेश्चन में कि इसकी वजह से प्रॉफिट बढ़ घट सकते हैं, तो उसे भी एडजस्ट कर लो। ये सारी एडजस्टमेंट करने के बाद में फिर जो आपके प्रॉफिट आएंगे उन्हीं के ऊपर हम अपनी गुडविल की वैल्यू निकालेंगे। और ये वाली बात मैंने आपसे कही कि ये वाली बात करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको मेरे साथ साथ क्वेश्चंस के ऊपर चलना पड़ेगा। अब मैं आपको बता दूं बेटे, सभी बच्चे 2 मिनट मेरी बात ध्यान से सुनना। दरअसल ये हमारी अकाउंटिंग का एक ऐसा चैप्टर है जो बहुत रिफाइंड नहीं है, मतलब पुराने समय से चला आ रहा है, लेकिन अकाउंटिंग का पार्ट नहीं है। हमारा काम तो होता है डेबिट क्रेडिट करना, अब हमें मजबूरी में इसको वैल्यू करना पड़ रहा है। तो क्या हुआ, क्योंकि ये रियली में अकाउंटेंट का काम नहीं होता वैल्यू करना, इसीलिए इसके ऊपर किसी ने बहुत ज्यादा रिसर्च नहीं कर रखी। ये टॉपिक दरअसल फाइनेंस का है, इसीलिए क्योंकि इस टॉपिक के ऊपर अकाउंट्स ने ज्यादा रिसर्च नहीं की हुई, इसलिए अकाउंट्स ने इसके बारे में कोई अकाउंटिंग स्टैंडर्ड भी नहीं दे रखा। आप जानते हो, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड आ जाए तो बहुत सारी चीजों का एक स्टैंडर्ड ट्रीटमेंट हो जाता है, लेकिन अगर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड ना हो तो फिर ऑथर लोग अपनी मर्जी से काम करते हैं। यानी ये एक ऐसा चैप्टर है वैल्यूएशन ऑफ गुडविल जिसके अंदर बहुत ज्यादा वेरिएशन आपको मिलेगी, बहुत ज्यादा कंफ्यूजन आपको मिलेगी। मैं कहना चाहता हूं ब्रॉड प्रिंसिपल तो सभी लोग मानते हैं कि हां ऐसा होना चाहिए, लेकिन स्पेसिफिकली किसी किसी बात के ट्रीटमेंट के ऊपर ना डिफरेंस ऑफ ओपिनियन रखते हैं कि नहीं ऐसा नहीं होगा, ऐसा होगा। इसीलिए आपको मोटे तौर पे गुडविल के प्रोसीजर एक जैसे नजर आएंगे, लेकिन वैल्यूज में थोड़ा बहुत डिफरेंस भी नजर आएगा। तो आप मैच्योरिटी के साथ काम करेंगे, वैल्यूएशन एक मैच्योरिटी का काम है। अच्छा सर, अगर आप ज्यादा बोलोगे तो हम डर जाएंगे, इसलिए आप डराओ मत, आप सीधा हमें क्वेश्चन करवाइए। मैंने कहा चलिए सबसे पहले तो फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट निकालना सीखते हैं, और हम लोग चर्चा करेंगे किसकी, इलस्ट्रेशन नंबर 2 की। हाँ जी, 1 नहीं करेंगे, सीधा सीधा करेंगे इलस्ट्रेशन नंबर 2। अच्छा सर, ये जरा क्लैरिटी कुछ कम आ रही है। मैं कहा चलिए मैं थोड़ा सा और ज्यादा इसको क्लैरिटी को लाने की कोशिश करता हूं, मुझे समय दीजिए जरा। तब तक आप लोग अपनी बुक से रीड कीजिए इलस्ट्रेशन नंबर 2। ये लीजिए, ये हमारी बुक का पेज नंबर है 9.12, और 9.12 में मेरे पास आ रही है इलस्ट्रेशन नंबर 2। यहां लिखा है कि A agreed to purchase business of a sole trader. For this purpose, goodwill is to be valued at 3-year purchase. देखिए, सबसे पहली बात, ये तो आपको हमेशा दिया हुआ होगा कि कितने ईयर की परचेज है। तो 3-year परचेज ऑफ एवरेज ऑफ प्रीवियस 4 years एडजस्टेड प्रॉफिट। वो कह रहा है भाई पिछले 4 साल के प्रॉफिट्स को आपने एडजस्ट करके एवरेज ढूंढनी है, और पिछले 4 सालों के प्रॉफिट्स आपको दिए हुए हैं 2010 से लेकर 2013 तक, 20,200, 24,800, 25,000 और 30,000। अब बायर कह रहा है कि मैं ब्लाइंडली इनकी एवरेज नहीं निकालूंगा, मैं इनको चेक करूंगा क्या ये फ्यूचर में भी होंगे या कुछ इसमें ऐसा है जो फ्यूचर में दम तोड़ देगा, तो मैं पैसे क्यों दूं। हमने कहा चलिए आइए इसको चेक कर लेते हैं। तो उन्होंने कहा कि 1 सितंबर 2012 को, 1 सितंबर 2012 को एक मेजर रिपेयर का खर्चा किया गया था 6,000 रुपए का, कि जो कि हमने रेवेन्यू में डाल दिया। ठीक है, दिस वॉज एग्रीड टू बी कैपिटलाइज्ड फॉर गुडविल। वो कहता है इसे ना आप एसेट में लेकर जाइए, लेकिन मैंने इसे खर्चों में दिखा रखा है, तो उसने ये काम गलत कर रखा है, मुझे इस काम को ठीक करना पड़ेगा।
ठीक है सर। फिर वो कह रहा है क्लोजिंग स्टॉक 31 दिसंबर 2011 का ओवर वैल्यूड, मतलब वैल्यू अधिक लगा रखी है मैंने, कितने की? 2400 की। और फिर वो कह रहा है इन ऑर्डर टू कवर कॉस्ट ऑफ मैनेजमेंट एन एनुअल चार्ज ऑफ 4800 शुड बी मेड फॉर द वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। वो कह रहा है कि भविष्य में हमारी जब मैनेजमेंट चेंज होगी, पहले आप सोल ट्रेडर थे, अब सोल ट्रेडर नहीं रहेगा, अब कंपनी हो जाएगी, तो हमारे 4800 रुपए के खर्चे बढ़ जाएंगे। हमने कहा चलिए ठीक है, आइए इस काम को करके दिखाते हैं। कई बच्चों ने तो काम करना भी शुरू कर दिया। वो कह रहे सर अब तो हम बात समझ ही गए हैं, तो 12वीं वाली बातें हैं सारी की सारी। बल्कि वो कह रहे हैं कि 12th क्लास में इससे ज्यादा टफ क्वेश्चन थे। मैंने कहा अच्छा अच्छा, बातें कम करो, अब क्वेश्चन करना शुरू करो। इलस्ट्रेशन नंबर 2, जे.आर. मोंगा, पेज नंबर 9.12। वैल्यू ऑफ गुडविल। वैल्यू ऑफ गुडविल कैसे लिखेंगे? एवरेज प्रॉफिट्स इनटू नंबर ऑफ ईयर्स परचेज। एवरेज प्रॉफिट्स इनटू नंबर ऑफ ईयर्स परचेज। अभी एवरेज प्रॉफिट हमें पता नहीं है, लेकिन नंबर ऑफ ईयर परचेज क्वेश्चन में कहा गया था 3। तो अब हम करेंगे सबसे पहले क्या? कैलकुलेशन ऑफ फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट्स। अब बच्चे कह रहे हैं कि सर हमने कर लिया कर लिया कर लिया। मैंने कहा रुको ना, कर लिया तो क्या हुआ, हमें भी तो करने दो। 31st ऑफ मार्च 2010, 31st ऑफ मार्च 2011, 31st मार्च 2012 और 31st मार्च 2013। बताइए जी, गिवन प्रॉफिट्स कितने थे? जल्दी से बताओ, गिवन प्रॉफिट्स कितने थे? सर लिखो। मैंने कहा हाँ जी बोलो। 20,200, 24,800, 25,000 और 30,000। ठीक है। मैंने आपसे कहा है कि ये जो प्रॉफिट्स दिए जाते हैं ये हमेशा प्रॉफिट आफ्टर टैक्स होते हैं। बोलो, इसमें हम टैक्स को जोड़ लेते हैं। तो मुझे बताइए, क्या पूरे क्वेश्चन में कहीं भी आपको टैक्स के रिलेटेड कोई इंफॉर्मेशन गिवन है? नहीं गिवन है। तो इसीलिए हम क्या करेंगे, इन द बेस्ट ऑफ गिवन इंफॉर्मेशन टैक्स वाली एडजस्टमेंट को छोड़ देंगे। अब मुझे देखना है कि मेरी इस इनकम के अंदर कहीं कोई इनकम फ्रॉम इन्वेस्टमेंट तो नहीं थी। तो सर हमें सिर्फ 3 पॉइंट दिए हुए हैं, ये नहीं थी। अगर होती तो मैं इसे बाहर कर लेता, खत्म कहानी, क्योंकि बायर इसके पैसे देगा नहीं। ठीक है सर। फिर मैं देखता हूं क्या इसमें कोई एबनॉर्मल आइटम थी। एबनॉर्मल आइटम से सर आपका मतलब क्या है? तो बेटे एबनॉर्मल आइटम से मेरा मतलब है प्रॉफिट और लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स हो, इंश्योरेंस क्लेम हो, लॉस बाय फायर हो, कोई ऐसी आइटम हो। सर वो भी नहीं थी। बताओ, कितने अच्छे हैं जे.आर. मोंगा सर, कितना सरल सवाल आपसे करवा रहे हैं। अच्छा सर ऐसा है, अब देखिए क्या उसमें कोई गलती थी, रेक्टिफिकेशन थी? हमने कहा चलिए देखते हैं। पहला नंबर पॉइंट कह रहा है कि 1 सितंबर 2012 को एक मेजर रिपेयर करवाई गई थी प्लांट एंड मशीनरी में 6,000 रुपीस की, जो कि हमने खर्चों में डाल दी, जबकि इसे कैपिटलाइज करना चाहिए था। कैपिटलाइज का मतलब होता है कि इसे आपको एसेट्स में दिखाना चाहिए था। और साथ ही साथ यह भी लिखा है, आप देख सकते हैं, यह भी लिखा है कि इसके ऊपर 10% पर एनम से डेप्रिसिएशन भी लगना चाहिए था। और वो भी कौन से मेथड से? डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड से लगना चाहिए था।
तो हमने कहा ठीक है, ये गलती 2012 वाले ईयर में थी, इस ईयर में थी। तो हम यहां लिखेंगे कि एसेट wrongly shown as expense। इसका मतलब दरअसल हमें कैपिटलाइज करना चाहिए था, लेकिन हमने खर्चा दिखा रखा है, तो ये हमने गलती कर रखी है। तो जब हम खर्चे से बाहर निकालेंगे तो मेरे प्रॉफिट 6,000 रुपए से बढ़ जाएंगे। बात समझ में आई? यस सर। अगर मैंने इस दिन इसे खर्चे से बाहर निकाला और एसेट बनाया तो इस दिन से इसका डेप्रीसिएशन शुरू हो जाएगा, यानी इसके ऊपर अब डेप्रीसिएशन भी तो लगेगा एट द रेट ऑफ 10% ऑन डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड। तो पहले साल का डेप्रीसिएशन लगेगा 1 सितंबर से लेकर के 31 मार्च तक। तो सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी और मार्च। बेटे यहां बन रहे हैं मेरे पास 7 महीने। कितने बन रहे हैं? 7 महीने। नहीं 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 सर, ये तो ईयर एंडिंग ऑन 31 ऑफ दिसंबर है। ओहो, ये गलती हो रखी है, यहां पर तो दिसंबर आएगा। ओके, तो फिर सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, 4 महीने का डेप्रिसिएशन। तो पहले साल में 2012 वाले साल में 6,000 रुपए पर 10% के रेट से 4 महीने का डेप्रिसिएशन बताओ। तो 6,000 इंटू 10% डिवाइडेड बाय 12 इंटू में 4, यह आया सर 200 रुपए। और फिर 2013 वाले साल में 6,000 में से 200 का डेप्रिसिएशन माइनस हुआ, तो ये वैल्यू आ गई 5,800। तो 5,800 पर 10% के रेट से पूरे 12 महीने का, तो ये डेप्रिसिएशन हुआ 580 रुपए का। ठीक है सर, पहला पॉइंट ट्रीट हो गया, गलती थी ठीक कर दी। ठीक है सर। उसके बाद वो कह रहा है क्लोजिंग स्टॉक फॉर द ईयर एंडेड 31 दिसंबर 2011 वॉज ओवर वैल्यूड बाय 2,400 रुपए, यानी 2011 का क्लोजिंग स्टॉक ओवर वैल्यूड था। तो ओवर वैल्यूड क्लोजिंग स्टॉक। अब देखो बेटे, अगर आपका क्लोजिंग स्टॉक ज्यादा था तो क्लोजिंग स्टॉक की वजह से आपका जीपी जो बैलेंसिंग फिगर आई होगी वो ज्यादा आई होगी। सही पकड़े हैं? अब बताओ, अगर उसे ठीक करूंगा तो क्या करूंगा? क्लोजिंग स्टॉक कम होगा तो बट ऑब्वियस ही बात है कि जीपी कम होगा, जीपी कम होगा तो नेट प्रॉफिट भी कम होगा। इसका मतलब 2,400 रुपए से मेरा प्रॉफिट 2011 वाले साल का कम हो जाएगा। लेकिन क्लोजिंग स्टॉक से समझना यह है कि क्लोजिंग स्टॉक हमेशा अगले साल का ओपनिंग स्टॉक भी बनता है। अगर इस साल का क्लोजिंग स्टॉक ठीक होगा तो अगले साल का ओपनिंग स्टॉक भी ठीक होगा। ओपनिंग स्टॉक दरअसल डेबिट साइड की आइटम है, खर्चे की आइटम है। तो पिछले साल का क्लोजिंग स्टॉक कम करूंगा तो अगले साल का ओपनिंग स्टॉक कम करूंगा। और ओपनिंग स्टॉक चूंकि डेबिट में आता है, खर्चे के जैसे होता है, तो जब ओपनिंग स्टॉक को कम करूंगा तो मतलब खर्चे को कम करूंगा, तो अगले साल का उतना ही प्रॉफिट मेरा बढ़ जाएगा। तो जैसे ही 2011 का क्लोजिंग स्टॉक ठीक करा, इसकी वजह से अगले साल का ओपनिंग स्टॉक भी ठीक होगा। यानी कि अगर 2 सालों में मिलाकर देखेंगे तो इफेक्ट नलीफाई हो रहा है, लेकिन किसी एक साल की गलती थी, उसे ठीक तो करना ही होगा। ठीक है सर। उसके बाद ये लिखा है कि फ्यूचर में एक एनुअल मैनेजमेंट चार्ज भी आएगा। एनुअल मैनेजमेंट एक्सपेंस भी रहेगा फ्यूचर में 4,800 का। तो ये हर एक साल में से माइनस होना है। इसका मतलब ये करने के बाद मेरे फ्यूचर में कितने प्रॉफिट होंगे ये मुझे पता चलेगा। आइए ढूंढे।
तो पहला था 20,200 और इसमें से 4800 मैंने माइनस कर दिया, यानी फ्यूचर के अकॉर्डिंगली ये प्रॉफिट होंगे 15,400, 24,800 माइनस 2400 और माइनस 4800, 17,600। सॉरी, अगले साल 25,000 जमा 6,000 माइनस 200 जमा 2400 और माइनस 4800, 28,400। ठीक है जी। और फिर अगले साल 30,000 माइनस 580 और माइनस 4800, 24,620। अब सभी बच्चे देखेंगे, ये देखिए पहले साल का प्रॉफिट कम था, दूसरे साल का प्रॉफिट बढ़ गया, तीसरे साल का प्रॉफिट और बढ़ गया। अगर चौथे साल का प्रॉफिट भी बढ़ जाता तो मैं कहता कि यहां पर वेटेड एवरेज लगा दो, क्योंकि इसमें ट्रेंड आ गया। लेकिन ये देखो यहां पर ट्रेंड खराब हो गया, और ट्रेंड खराब होने की वजह से अब मैं यहां पर वेटेड एवरेज नहीं लगाऊंगा और सिंपल एवरेज लगाऊंगा। तो मुझे बताओ मेरे एवरेज प्रॉफिट्स क्या आएंगे? 15,400, 17,600, 28,400 और 24,620 अपॉन 4। 15,400, 17,600, 28,400 और 24,620, ये आ गया 86,020 डिवाइडेड बाय 4, ये आ गई 21,505 रुपए। और फिर ये 21,505 रुपए जो मेरे एवरेज प्रॉफिट आए, इसे मैं ऊपर ले जाऊंगा। 21,505 इंटू में 3, तो मेरी गुडविल की वैल्यू कितनी आएगी? 64,515 रुपीज। सर हमें थोड़ी थोड़ी बात समझ में आने लगी है। मैंने कहा बहुत खुशी की बात है, अगर आपको थोड़ी थोड़ी बात समझ में आई है, आइए और फिर मेरे साथ साथ हम लोग बात करेंगे इलस्ट्रेशन नंबर 3 की। इलस्ट्रेशन नंबर 3 में लिखा है कि फॉलोइंग इंफॉर्मेशन इज अवेलेबल अबाउट बिग बी लिमिटेड। ठीक है जी, बिग बी बोलते हैं अमिताभ बच्चन को। खैर, प्रॉफिट्स फॉर द लास्ट 4 ईयर्स आर, वो कहते हैं हम आपको पिछले 4 सालों के प्रॉफिट्स बता रहे हैं। हमने कहा ठीक है, बहुत खुशी की बात है, हमें पिछले 4 सालों के प्रॉफिट्स बताएं। तो उन्होंने कहा ठीक है, देखिए जी, लास्ट 4 ईयर्स के प्रॉफिट्स आपको बताए गए हैं और इसमें लिखा है 2010, 11, 12 और 13, और यहां लिखा है ऑन गोइंग थ्रू द अकाउंट्स ऑफ द कंपनी, on going through the accounts of the company it was found that profits are before managerial remuneration of 50,000 in 2010, 70,000 in 2011, 80,000 in 2012 और 1 लाख in 2013। इसका मतलब प्रॉफिट आपने निकाल लिए और मैनेजमेंट की सैलरीज घटाई नहीं है, तो पहले ये घटानी होंगी ना, समझ में? अब प्रॉफिट निकाल रखा है और खर्चा लिया नहीं, तो खर्चे को माइनस करना होगा, तो बहुत सिंपल सी बात है। फिर कह रहे 2010 में लॉस हुआ था 45,000 का बिकॉज ऑफ सडन फ्लड इन द नियर बाय रिवर। बताओ जी, क्या ये लॉस फ्यूचर में होगा? नहीं होगा, तो इस लॉस को वहां से हटाना होगा, और जब लॉस हटाऊंगा तो जानते हो प्रॉफिट बढ़ जाएंगे। फिर वही घिसी पिटी एडजस्टमेंट, क्लोजिंग स्टॉक 2011 का ओवर वैल्यूड था 35, तो 2011 में 35 कम कर दो और अगले साल का ओपनिंग स्टॉक की वजह से 35 अगले साल में बढ़ा दो। फिर कह रहा है इन 2012 देयर वाज रिपेयर ऑफ 25,000 रिजल्टिंग इन द इंप्रूवमेंट ऑफ द प्लांट, हाउएवर द अमाउंट स्पेंट वाज चार्ज टू रेवेन्यू, नाउ इट इज एग्रीड टू बी कैपिटलाइज्ड फॉर वैल्यूएशन ऑफ गुडविल सब्जेक्ट टू डेप्रिसिएशन चार्ज ऑफ 10% पर एनम ऑन
डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड। कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ गुडविल ऑन द बेसिस ऑफ 4 ईयर परचेज ऑफ फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट्स। तो आपको 4 ईयर परचेज दिए हुए हैं और फिर यह भी लिखा हुआ है ऑन द बेसिस ऑफ वेटेड एवरेज प्रॉफिट्स ऑफ द लास्ट 4 ईयर्स। यानी आपको एवरेज भी कौन सी लेनी है, वेटेड एवरेज प्रॉफिट। तो अब हम बताएंगे कि वेटेड एवरेज प्रॉफिट को कैसे निकाला जाता है। चलिए जी, एवरेज करने से पहले एफएमपी तो निकालना ही पड़ेगा और एफएमपी तो अब आप निकालना सीख चुके हैं, बल्कि मैंने इस क्वेश्चन में दोबारा से आपको बताया कि एफएमपी कैसे निकलेगा। तो सभी बच्चे मेरे साथ साथ एफएमपी निकालेंगे। सबसे पहले हेडिंग डालेंगे इलस्ट्रेशन नंबर 3, जे.आर. मोंगा, पेज नंबर 9.13। ठीक है, चलिए जी, यहां लिखेंगे वैल्यू ऑफ गुडविल। फॉर्मूला तो वही रहने वाला है, एवरेज प्रॉफिट्स मल्टीप्लाइड बाय नंबर ऑफ ईयर्स परचेज। और जानते हो, मुझे फिर से नंबर ऑफ ईयर परचेज पता है 4 साल, ये तो मुझे पता है। मुझे ढूंढना क्या है, एवरेज प्रॉफिट्स। और नई बात यह है कि अब की बार एवरेज प्रॉफिट्स जो होंगे वो वेटेड एवरेज प्रॉफिट्स होंगे। ठीक है सर, सबसे पहले तो हमने किया वर्किंग नोट नंबर 1, कैलकुलेशन ऑफ फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट्स। और मुझे दिए हुए हैं पिछले 4 सालों के प्रॉफिट्स, और 4 साल मुझे पीछे के दिए हुए हैं 2010, 2011, 2012, 2013। सर गिवन प्रॉफिट्स कितने हैं? तो मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, गिवन प्रॉफिट्स हैं 1,75,000, 225,000, उसके बाद 3,15,000 और फिर 4,50,000। ठीक, अब देखो हम क्या करते थे। सबसे पहले हम इसमें टैक्स ऐड करते थे। सर टैक्स के बारे में जानकारी है नहीं, ठीक है, होती तो ऐड कर लेते। फिर सर हम इसमें से माइनस कर देते इनकम फ्रॉम इन्वेस्टमेंट। इनकम फ्रॉम इन्वेस्टमेंट भी नहीं है। मतलब मैं याद दिला रहा हूं कि अगर ये आइटम होती तो हम इनका भी ट्रीटमेंट करते, लेकिन ये दी नहीं है। एग्जामिनर कह रहा है कोई बात नहीं, इनको अगले क्वेश्चन में दे दूंगा, पहले बच्चे कुछ कुछ बातें तो सीख जाएं। तो बच्चों ने कहा ठीक है सर। फिर दिया क्या है यही बताओ। मैंने कहा लो, दिया हुआ है आपको कि इसमें मैनेजीरियल रेम्युनरेशन घटाई हुई नहीं है, तो भाई इसको माइनस कर दो। मैनेजीरियल रेम्युनरेशन को माइनस कर दीजिए। पहले साल में कितनी थी, 50,000, दूसरे साल में 70, तीसरे साल में 80 और चौथे साल में 1 लाख। ओहो, कितना सरल काम था। फिर कह रहा है कि 2010 में एक एबनॉर्मल लॉस हुआ था 45,000 का, तो एबनॉर्मल लॉस हुआ था, इसे प्लस करूंगा। लॉस को हटाना है, एबनॉर्मल लॉस 2010 में हुआ था वो हटेगा, तो 2010 के प्रॉफिट बढ़ेंगे। फिर लिखा हुआ है इसके अंदर कि क्लोजिंग स्टॉक 2010 का ओवर वैल्यूड था। स्टॉक ओवर वैल्यूड, तो भाई 2011 का ओवर वैल्यूड था, तो 2011 के क्लोजिंग स्टॉक की करेक्शन की वजह से 2011 के प्रॉफिट कम होंगे। और 2012 का ओपनिंग स्टॉक रिड्यूस होगा, तो 2012 के प्रॉफिट बढ़ेंगे। फिर कह रहा है 2012 में एक रिपेयर हुई थी 25,000 रुपए की, रिजल्टिंग इन द इंप्रूवमेंट ऑफ द प्लांट। हाउएवर दिस अमाउंट वाज चार्ज टू रेवेन्यू, नाउ इट इज एग्रीड टू बी कैपिटलाइज्ड फॉर द वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। तो भाई आपने रिपेयर रॉन्गली
ट्रीटेड। अब रिपेयर आपने 2012 में गलत दिखाई थी, तो भाई 2012 में क्या होगा कि हमारा 25,000 का प्रॉफिट बढ़ जाएगा। और फिर लिखा हुआ है कि इसके ऊपर डेप्रिसिएशन भी लगेगा 10%। अब सवाल ये उठता है कि भाई डेप्रिसिएशन लगेगा तो 2012 में ये कब की घटना है? पिछले वाले सवाल में लिखा हुआ था सितंबर की घटना है, लेकिन अब लिखा नहीं है। लिखा नहीं है तो मैं मजबूरी में इसे पूरे साल का लेके चलूंगा। तो भाई पहले साल का डेप्रिसिएशन माइनस करूंगा 2500 रुपए और अगले साल का माइनस करूंगा 2250 रुपए। इसका मतलब ये वाला क्वेश्चन बहुत कुछ पिछले वाले क्वेश्चन के जैसा ही है, उसमें कोई नई बात इसमें नहीं आई है। तो 1,75,000 माइनस 50,000 और प्लस 45,000, तो मेरे पहले साल के प्रॉफिट बने 1,70,000। अब कोई टैक्स वैक्स नहीं है तो इसी को फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट का नाम दे दिया हमने, एफएमपी। अब 2,25,000 माइनस मैनेजरियल रेम्यूनरेशन 70,000 और माइनस एक 35,000 रुपए का स्टॉक की एडजस्टमेंट 1,20,000। फिर 3,15,000 प्लस नहीं माइनस 80,000 और प्लस 35 और 25 40 और 20 60,000 और फिर माइनस 2,500 292,500 292,500। ये क्या हमारा और बुक का आंसर अलग अलग क्यों आ रहा है? माइनस 80,000 प्लस में 35,000 और प्लस में 25,000 और माइनस में 2,500 290। बिल्कुल ठीक। ओहो, तो बुक ने गलती कर रखी है। हाँ, बुक ने ये वाली पॉइंट के अंदर गलती कर रखी है, 35,000 को प्लस नहीं किया अगले साल में। दिस इज रॉन्गली ट्रीटेड इन द बुक, तो ये हमने बिल्कुल ठीक किया। इसका मतलब हमारे ये प्रॉफिट एकदम ठीक है। उसके बाद 4,50,000 माइनस मैनेजरियल रेम्यूनरेशन 1,00,000 और माइनस 2,250, तो 347,750। अब आप यहां देख सकते हैं कि भाई यहां पर प्रॉफिट गिरे हैं, लेकिन उसके बाद प्रॉफिट बढ़े हैं, फिर से प्रॉफिट बढ़े हैं। तो इसका मतलब कोई एक डेफिनेट ट्रेंड इस क्वेश्चन में दिखाई नहीं दे रहा। अगर इसमें डेफिनेटली ट्रेंड होता, माइनस मान लीजिए ये 2,00,000 रुपए होते, तो फिर ये भी बढ़ा, ये भी बढ़ा, ये भी बढ़ा, तो हम कहते डेफिनेटली ट्रेंड आ गया, इंक्रीजिंग ट्रेंड आ गया। जब भी इंक्रीजिंग ट्रेंड आ जाता है तो हम ये मानते हैं कि हम वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड लगाएंगे। लेकिन इस क्वेश्चन के अंदर क्वेश्चन ने कह दिया है कि वेटेड एवरेज लगाना है, इसीलिए हम वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड लगाएंगे। अब सर वेटेड एवरेज प्रॉफिट कैसे निकालते हैं? अब देखिए सभी बच्चे मेरे साथ देखेंगे। पहले तो लिखिए साल 2010, 2011, 2012, 2013। फिर आपको लिखने हैं उसके प्रॉफिट्स। 1,70, 1,20, 2,92,500 और 3,47,750। फिर आपने इन्हें मल्टीप्लाई करना है वेट से। वेट्स का मतलब किसको आप कितनी इंपॉर्टेंस दोगे, और इंपॉर्टेंस हमेशा न्यूमेरिकल टर्म्स में देते हैं। और इंपॉर्टेंस देने का, वेट देने का एक रूल है। रूल ये कहता है कि जो सबसे पुराना प्रॉफिट उसका सबसे कम वेट, जो सबसे नया प्रॉफिट उसका सबसे ज्यादा वेट। इसका मतलब ये सबसे पुराना है, इसका सबसे कम, ये उससे थोड़ा नया है तो इसका वेट ज्यादा, इसका वेट और ज्यादा, और करंट वाले का वेट और भी ज्यादा।
अब सर ये तो क्वेश्चन में भी दिए हुए थे कि वेट 2010 में 1 लेना, फिर 2 लेना, फिर 3 लेना, फिर 4 लेना। तो मेरे से सभी बच्चे याद रखेंगे बात को कि अगर आगे से क्वेश्चन वेट ना भी दे तो भी रूल ये लगाना है, सबसे डिस्टेंट प्रॉफिट का वेट सबसे कम होगा और सबसे लेटेस्ट प्रॉफिट का वेट सबसे ज्यादा होगा। तो वेट आप हमेशा 1 2 3 4 काउंटिंग के हिसाब से दोगे, चाहे क्वेश्चन इस बात के लिए साइलेंट भी क्यों ना हो। फिर क्या करो, फिर इनको मल्टीप्लाई कर दो। अब आपके वेटेड प्रॉफिट्स क्या आते हैं ये बताइए। तो सर ये आएगा 1,70,000, ये आएगा 2,40,000 और ये आएगा 2,92,500 इंटू में 3, 8,77,500 और 347,750 इंटू में 4, 13,91,000। अब इनको जोड़िए, 1,70,000 जमा 2,40,000 जमा 8,77,500 प्लस 13,91,000, ये आया 26,78,500। अब ये प्रॉफिट कितने टाइम्स बढ़ चुके हैं? तो जितना सम ऑफ वेट है उतना टाइम्स ये बढ़ चुका है प्रॉफिट। तो 2 1 3 3 6 और 4 10, इसका मतलब ये प्रॉफिट 10 टाइम्स बढ़ चुके हैं। तो जानते हो वेटेड एवरेज होती है सम ऑफ प्रोडक्ट, इनको बोलते हैं सम ऑफ प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय सम ऑफ वेट्स, इसको बोलते हैं सम ऑफ वेट्स। यानी इसे मैंने नाम दिया है प्रोडक्ट। प्रोडक्ट मतलब दो चीज का मल्टीप्लीकेशन। तो ये हुआ 26,78,500 अपॉन 10, तो एक जीरो कट गई, तो ये आया 2,67,850 और फिर 2,67,850 को ऊपर ले जाएंगे, 267,850, इसे मल्टीप्लाई करेंगे 4 से और हमारी वैल्यू ऑफ गुडविल आएगी 10,71,400। हाँ जी, ये हमारा आंसर भले मैच नहीं करेगा, लेकिन आपको समझना है कि ये हमने आंसर सही निकाला है और हमारा और बुक का आंसर किसी डिफरेंस ऑफ ओपिनियन की वजह से नहीं है, किसी टेक्निकलिटी की वजह से नहीं है। बुक में एक गलती थी, उसकी वजह से हमारा और बुक का आंसर अलग अलग आया है। यानी आपको बिल्कुल ऐसे ही करना है, बुक में इसकी मिस्टेक थी। ठीक है सर। अच्छा सर, अब आप क्या हमें कुछ होमवर्क देना चाहेंगे? मैंने कहा बिल्कुल देना चाहेंगे। होमवर्क देने के लिए मेरे पास एक क्वेश्चन है और वो क्वेश्चन हमारे पास है इलस्ट्रेशन नंबर 4। क्योंकि वेटेड एवरेज प्रॉफिट निकालना आप सीख चुके हो, इसलिए इलस्ट्रेशन नंबर 4 आपके पास जाएगा होमवर्क, और ये बिल्कुल इलस्ट्रेशन नंबर 2 के जैसा ही है, तो ये आप इजीली कर सकते हैं। ठीक है जी। और इसमें पॉइंट नंबर 2 कह रहा है कि क्लोजिंग स्टॉक 11-12 का ओवर वैल्यूड था। तो देख लेते हैं कि इसमें स्टॉक की करेक्शन बुक ने ठीक की है कि नहीं की। तो 11-12 में लेस किया है और 12-13 में ऐड किया है, यानी बिल्कुल ठीक किया है। इलस्ट्रेशन नंबर 4 आपकी होमवर्क है। और बच्चे कह रहे हैं कि सर एक होमवर्क से हमारा मन कैसे भरेगा? तो मैंने कहा बेटे क्या है कि एक से आपका मन तो नहीं भरेगा, मेरा भी मन नहीं भरेगा, लेकिन उसके बाद में क्या है ना कि नया मेथड शुरू हो रहा है, इसीलिए आज तो इतना ही रुकना पड़ेगा। चलिए जी, टाटा बाय बाय सी यू, इतना ही होमवर्क है।